कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। तो आज यूनिट नंबर 3, द इंटर वॉर इकोनॉमी। लेकिन इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में पता तो हो कि वॉर क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ये वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन था क्या, लेकिन ये जो वॉर था इसको हम कहते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये कौन सा वॉर था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप ऑलरेडी जानते हो, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। इसके अंदर 2 पावर ब्लॉक्स थे, एक अलायंस था तो दूसरा सेंट्रल। तो पहले जो ब्लॉक था उसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में यूएस ऐड हो गया था। लेकिन सेंट्रल ब्लॉक के अंदर कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था ये हुआ था अगस्त 1914 में, और ऐसा सोचा जा रहा था कि ये कब तक ओवर हो जाएगा? क्रिसमस 1914 तक। अगस्त में स्टार्ट हुआ और क्रिसमस आपको पता है दिसंबर में आता है, तो दिसंबर में वॉर कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ और ये वॉर आपका 4 साल से ज़्यादा चलता रहा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये एक वॉर लाइक था। इससे पहले कोई भी ऐसा वॉर नहीं हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। ये एक पहला इंडस्ट्रियल वॉर था। रीज़न क्या था इसको इंडस्ट्रियल कहने का? क्योंकि इसके अंदर इस टाइम पे मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया था। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया, उनको लार्ज शिप और ट्रेन की हेल्प से उनको फ्रंट लाइन तक भेजा गया। इस वॉर के अंदर 9 मिलियन डेड हुए और 20 मिलियन इंजर्ड। मोस्ट ऑफ द वर्किंग एज थे। इसमें ज़्यादातर कौन थे जिनकी डेथ हुई? वर्किंग एज। जिसके अंदर से वर्किंग एज सारे वॉर में चले गए तो फैमिली में बहुत कम ही नंबर बचे, और जो लोग फैमिली में बचे उनमें से मैक्सिमम या तो ओल्ड लोग हुआ करते थे या तो वेमेन हुआ करती थी। इसी के चलते हुए हाउस होल्ड जो इनकम थी अब वो भी क्या होने लगी? डिक्लाइन। क्योंकि वर्किंग एज तो वॉर में चली गई और वॉर में गए तो वहाँ पे उनकी क्या हो गई? डेथ, या तो उनको मार दिया गया। हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन हो गई वॉर के बाद। ड्यूरिंग वॉर, लेकिन वॉर के टाइम पर मैन बैटलफील्ड में जाया करते, वेमेन जॉब पर्पज से। लेकिन पहले माना जाता था कि बाहर जॉब करना सिर्फ और सिर्फ ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू। सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन से ही एक्सपेक्ट किया जाता था। ब्रिटेन बोरो कर लेता है इसी के चक्कर में मनी, किससे? यूएस बैंक एंड पब्लिक ऑल्सो। तो बेसिकली अब ब्रिटेन ने जो अब इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वॉर में खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ा ब्रिटेन को, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटेन यहाँ पर लीड कर रहा था। इसी के चलते ब्रिटेन क्या करता है? मनी बोरो करता है। किससे लेता है? यूएस बैंक एंड यूएस पब्लिक से। दिस वॉर, ये वॉर क्या करती है? यूएस को ट्रांसफॉर्म कर देती है यूएस फ्रॉम इंटरनेशनल डेटर। पहले ये क्या था? एक डेटर था, लेकिन अब क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रेडिटर। पहले ये इंटरनेशनल कर्जा था इसके ऊपर, लेकिन अब इसने जब वॉर के टाइम पर लोन दिया तो ये इंटरनेशनली क्रेडिट वाला हो गया कि जिसने दूसरों को लोन के लिए हेल्प करी। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट वॉर रिकवरी। किसकी बात करेंगे हम? पोस्ट वॉर रिकवरी। अब ये पोस्ट वॉर रिकवरी था क्या? ब्रिटेन क्या करता है? फेस करता है क्राइसिस ड्यूरिंग द वॉर टाइम। वॉर टाइम के टाइम जो इंडस्ट्रीज थी अब वो डेवलप की जा रही थी कहाँ पर? इंडिया और जापान। कि ब्रिटेन में तो वॉर चल रहा है, ब्रिटेन बाकी कंट्रीज के साथ वॉर में रहा है, लेकिन इसी के टाइम पर इंडिया और जापान के अंदर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। ब्रिटेन क्या करता है? बोरोड कर चुका होता है लोन को, और एंड ऑफ द वॉर, युद्ध के लास्ट तक आते आते ब्रिटेन वॉज बर्डन विद ह्यूज एक्सटर्नल डेप्ट। तो देखा जाता है कि ब्रिटेन ने लड़ाई के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बोरो तो कर लिया, लेकिन एट द एंड बाद में होता क्या है? बाद में जब वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या था? डेप्ट था, मतलब कर्जा था। अब वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, लेकिन जो वॉर था उससे एकदम से इकोनॉमिक बूम हो गया, मतलब एकदम से इकोनॉमी में एकदम से ग्रोथ हो गई, उछाल आ गया, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई।
डिमांड बढ़ेगी तो भैया प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो वॉर के आने से एक चीज़ तो फ़ायदा हो गया कि जब डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई। लेकिन होता है ना 4 दिन की चांदनी, तो बेसिकली जब तक वॉर था तब तक तो ठीक था, लेकिन वॉर बूम एंडेड, जैसे ही वॉर का क्या हुआ, ये बूम खत्म हुआ, मतलब वॉर खत्म हुआ तो उसका बूम भी खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर ह्यूज जॉब, तो बेसिकली यहाँ पर अब क्या हो गया कि लोगों की जॉब छिनने लगी। 1921 के अंदर ऐसा माना जाता है कि रिकॉर्ड के अनुसार कि ब्रिटिश वर्कर्स आउट ऑफ 5, जिसमें कि हर 5 में से एक इंसान क्या था, खाली बैठा हुआ था, मीन उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। लेकिन एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो इन क्राइसिस, एग्रीकल्चर भी क्या थे, संकट में था, क्राइसिस था एग्रीकल्चर का भी। रीज़न क्या था, क्योंकि वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज मेजर सप्लायर ऑफ वीट, कि बेसिकली जो वॉर के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट था ईस्टर्न यूरोप का, तो वो क्या था, वीट का सप्लायर था। लेकिन सप्लाई क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से डिस्टरप्टेड होने की वजह से ड्यूरिंग द वॉर के टाइम पर वीट का जो प्रोडक्शन था, अब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करा। अब लेकिन आपको पता है कि यूरोप तो वीट का सप्लाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाकियों ने क्या कर लिया है, अब उसका सब्सिट्यूट ढूंढ लिया है। तब उन्होंने कहा कि हम यूरोप पे क्यों डिपेंड रहें, क्यों ना हम खुद ही अपने वीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लें, जिसके चलते हुए कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वीट प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर लिया। लेकिन इट क्रिएटेड अ ग्लिट इन वीट आउटपुट, तो जिसकी वजह से गेहूं का जो उत्पादन था, वीट का जो प्रोडक्शन था, उसके अंदर अब बहुत ज़्यादा एक टाइप से स्टॉक, मतलब क्वांटिटी वीट की क्या हो गई, मार्केट में ज़्यादा हो गई। और आपको पता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्रेन प्राइजेस फेल। तो अब यहाँ पे जो ग्रेन्स के जो प्राइजेस थे वो डाउन हो गए। अब रूरल इनकम्स डिक्लाइन, जो इनकम थी वो भी डिक्लाइन होने लगी विलेजेस की, और फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट, तो जिसकी वजह से अब किसान और ज़्यादा कर्ज के दबे जाने लगे, और जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही कर्जे में डूब गए। जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, जिसको कहा गया द ग्रेट डिप्रेशन। अभी ग्रेट डिप्रेशन था क्या, ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट होता है अराउंड 1929। इसके अंदर था क्या कि दिस टाइम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादातर जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ थी वो क्या कर रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी ग्रेट डिक्लाइन को, जिसकी वजह से इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड, इन सभी में क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। तो ग्रेट डिप्रेशन जब स्टार्ट होता है 1929 के अंदर, इसका मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो था एक्सपीरियंस कर रहा था डिक्लाइन, किन किन सेक्टर में, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड में। इसी वजह से यहाँ पर सेवरल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं डिप्रेशन के। ये डिप्रेशन था क्या, तो पहला, इसमें एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हो चुका था। अब किसी भी प्राइस की, किसी भी गुड की जो प्राइस है उसकी वैल्यू कम होगी तो रीज़न क्या हो सकता है, मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा हो, और ये हमने देखा भी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने जब ईस्टर्न यूरोप का प्रोडक्शन क्या हो चुका था, फेल हो चुका था वीट का, और वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उस टाइम पर इन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी। इसी के चलते हुए एग्रीकल्चर क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम द यूएस। अब जिससे देखो वही क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, किससे ले रहा है, यूएस। तो इसकी वजह से एक ग्रेट डिप्रेशन का रीज़न देखने को मिला। तो सेवरल फैक्टर्स में से ये दो क्या थे, मेन फैक्टर्स थे। आगे द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन, जब लोन की अगर बात करते हैं यूएस लोन से क्या हुआ, पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या था, अफेक्ट हुआ। कैसे, इसका रिजल्ट क्या होता है कि पहले तो सबने क्या कर लिया, यूएस से लोन ले लिया, लेकिन बाद में क्या होता है, रिजल्ट व्हाट, फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड कोलैप्स ऑफ करेंसीज, जिसकी वजह से अब इसका रिजल्ट ये रहा कि अब लोन जो था अब उससे तो अफेक्ट हुआ, क्योंकि सबने लोन ले रखा था, अब लोन कोई पे नहीं कर पा रहा था। अब जब लोन पे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट ये रहा कि कई सारे जो बैंक थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। अब जो फेल हो गए बैंक, तो इंडस्ट्रीज और करेंसीज भी क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। करेंसीज के अंदर ब्रिटिश पाउंड। द यूएस की अगर बात करें तो वो अटेम्प्ट करता है एक प्रोटेक्ट, यूएस अपने आप को बचाता है इस ग्रेट डिप्रेशन से। वो करता क्या है कि वो क्या कर देता है कि इस डिप्रेशन से बचाने के लिए जो इंपोर्ट के जो ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या कर लेता है, डबल कर देता है। वो कहता है कि अगर कोई हमारी कंट्री के अंदर, इनफैक्ट यूएस के अंदर कोई भी सामान बेचेगा तो उसको टैक्स ड्यूटीज़ डबल देनी पड़ेंगी। इसका रिजल्ट क्या रहा कि यूएस वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल
कंट्री, यूएस भी क्या था, एक इंडस्ट्रियल कंट्री था, और कोई भी अगर इंडस्ट्रियल कंट्री होगी तो उसको रॉ मटेरियल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इट वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन, तो जिसकी वजह से ये भी क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार बना। कैसे, यूएस बैंक हैड ऑल्सो स्लैश, कि यूएस के जो बैंक थे वो भी धीरे धीरे गिरने चालू कर दिए। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, जो किसान थे जो खेती कर रहे थे अब वो भी अपनी फसल को अच्छे से बेच नहीं पा रहे थे। हाउस होल्ड वॉर रूइन, अब जो हाउस होल्ड था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और बिजनेस कोलैप्स, बिजनेसेस क्या हो रहे थे, कोलैप्स हो रहे थे। कोलैप्स का भी हमने रीज़न भी देखा कि उनके ऊपर जो उसका रिजल्ट था वो फेलियर रहा, जिसकी वजह से बिजनेस क्या हो गए, पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। अब जब बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं तो यूएस बैंक अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, कि जितना भी उसने लोन दिया था लोगों को अब सारी चीज़ों से फेल हो गई, तो यूएस भी अपने पैसे को रिकवर कर नहीं पा रहा है। जब रिकवर नहीं कर पाएगा तो कलेक्टेड लोन एंड रीपे डिपॉजिटर, तो बेसिकली जो लोन भी कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी रिकवरी नहीं कर पा रहा है, लोग रीपे नहीं कर पा रहे हैं अपने लोन को, जिसकी वजह से बैंक वेंट बैंकरप्ट। अब जो बैंक थे वो दिवालिया घोषित हो गए, मतलब कंगाल हो गए, और उनको अपने बैंक को क्या करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा। बाय 1933 माना जाता है 4000 बैंक हैड क्लोज, मतलब 4000 बैंक 1933 तक क्या हो चुके थे, क्लोज हो चुके थे। लेकिन बिटवीन 1929 टू 1932 इन 3 साल के अंदर 1,10,000 कंपनीज बंद हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से जा चुकी थी, इसी के चलते हुए डिप्रेस हो गई थी, इसी के चलते हुए यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे अभी ग्रेट डिप्रेशन। अभी हमने देखा कि कोई भी अगर असर होगा तो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक नहीं होगा, बल्कि बाकी ऊपर भी उसका असर देखने को मिलेगा। और उसमें एक और कंट्री थी, वो थी इंडिया। अब इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, ये क्या था, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें हम देखेंगे द ट्रिमर्स ऑफ द क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी भी पार्ट में अगर क्राइसिस मतलब संकट आएगा तो दूसरे क्विकली रिलेट टू अदर पार्ट, तो बेसिकली इसका दूसरे पार्ट में भी असर देखने को मिलेगा। इसी के चलते हुए 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया क्या करता है, अब एन एक्सपोर्टर बन जाता है एग्रीकल्चर गुड्स का, और इम्पोर्टर बन जाता है मैन्युफैक्चरर गुड्स का, कि बनी बनाई चीज़ों को वो इंडिया में लाता है और रॉ मटेरियल को इंडिया से बाहर बेचता है। अब होता क्या है कि जब रॉ मटेरियल बाहर बेच दोगे तो ऑब्वियस बात है तुम्हारे पास सोर्स नहीं बचेगा उस चीज़ को बनाने का, तो जिसकी वजह से बाहर से ही चीज़ें मंगवानी पड़ती थी। दूसरा टेक्नोलॉजी भी एक रीज़न था। इसके चलते हुए डिप्रेशन अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, और इसी वजह से जो डिप्रेशन था ये इंडियन ट्रेड को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन 1928 से लेकर 1934 के बीच में वीट प्राइस क्या हो जाते हैं इंडिया के अंदर, अब 50% तक गिर जाते हैं। अब वीट प्राइस 15% तो 50% तक गिर गए, तो पीजेंट एंड फार्मर्स अब क्या करते हैं, ये ज़्यादा सफ़र करते हैं बाकी लोगों से। एग्रीकल्चर प्राइस भी क्या हो गए, अब जब भाई प्राइस वीट के गिरेंगे तो एग्रीकल्चर बाकी चीज़ों के भी क्या होंगे, प्राइस गिरेंगे। इसी वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो रिफ्यूज़ कर देती है रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड, कि जो टैक्स लिया जाता था पीजेंट से, अब जब पीजेंट्स उनसे अपील करी कि भाई हमारी कंडीशन नहीं है, ग्रेट डिप्रेशन हो रखा है, अभी हम पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कॉलोनियल रूलर हुआ करते थे जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी तरह से तुम्हें कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। इसी के चलते हुए यहाँ पे जूट जो प्रोड्यूसर्स थे जो कि बंगाल के अंदर, उनके साथ क्या हुआ, तो पता चलता है यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते थे गनी बैग्स। अब ये जो बैग्स थे ये होते क्या थे, बेसिकली ये आपने देखा होगा जिससे बोरी होती है, टाट जिसको कहा जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो जो जूट के जो थैले होते हैं उस तरह से यहाँ पे बैग बनाए जाते थे जो जूट के हुआ करते थे, उन्हीं को कहा गया गनी बैग्स कहा गया। इनका एक्सपोर्ट किया करते थे बंगाल के अंदर। आपको पता भी होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि जूट का जो प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर वो वेस्ट बंगाल की तरफ आपको ज़्यादा जूट देखने को मिलता है। इसी के चलते हुए ये एक्सपोर्ट धीरे धीरे क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। और पीसेंट जिन्होंने लोन लेना चालू कर दिया, लोन क्यों लेना चालू कर दिया, उन्होंने बोरो क्यों करने चालू कर दिया, उन्होंने इसलिए बोरो करने लग गए वो लोग होप ऑफ बेटर टाइम, द होप ऑफ हायर इनकम,
कि उन्होंने सोचा कि आने वाले समय हमारा अच्छा होगा, और जब अच्छा समय होगा तो हमारी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन पता क्या चला, पता ये चलता है कि फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेट, तो वो जो कर्जा था उसके अंदर और ज़्यादा गहराई में जाते रहे। पीजेंट डेप्थ की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनके साथ क्या हुआ, पीजेंट्स की अगर बात करें तो पीजेंट इंडेटनेस इंक्रीज्ड, तो बेसिकली पीजेंट्स की भी जो कर्जा था वो बढ़ता गया। दे सोल्ड वट एवर ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल दे हैड देयर एक्सपेंस, तो कहा जाता था उनके पास जितना भी है, जो भी उनके हाथों का सोना लग रहा है, चांदी लग रहा है, कोई मेटल है, या फिर कोई भी उनके पास क्या प्रीशियस स्टोन है, तो अब उनके पास खाने को नहीं था, इनकम नहीं थी, कर्जा भी देना था, तो उन्होंने इसको क्या करा, बेचना चालू कर दिया। और उस टाइम पर इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ अ प्रीशियस मेटल, स्पेशली अगर देखें तो गोल्ड, तो इंडिया उस टाइम पर क्या बन गया, एक्सपोर्टर बन गया, किसका, प्रीशियस मेटल, बेसिकली गोल्ड का। उसी टाइम पर एक पर्सन होते हैं जिनका नाम क्या है, जॉन मेयरनार्ड केनेस। तो ये क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट देते हैं, इसमें इन्होंने बताया कि इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी। तो इंडिया की अगर बात करें तो जो इंडिया ने अपना गोल्ड जो बेचा है उससे ग्लोबल इकोनॉमी तो रिकवर हो रही है, लेकिन डिड नॉट फॉर द इंडियन पीजेंट, लेकिन इसका कुछ भी लाभ या कुछ भी तरह से फ़ायदा इंडियन पीजेंट्स को नहीं हो रहा है। इसी के चलते महात्मा गांधी ने यही देखते हुए लॉन्च कर दिया गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर डिप्रेशन की सिचुएशन थी 1931 के अंदर, लेकिन फिर भी कोई इंडियन पीजेंट्स की हेल्प नहीं कर रहा था। इसी के चलते फिर नेक्स्ट आता है हमारा रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हम क्या करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी को रीबिल्ड करेंगे। द पोस्ट वॉर एरा की भी लड़ाई हो चुकी है, कौन सी वाली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन थी, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी फर्स्ट वाली की तरह ही पार्ट में डिवाइड था, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेस पावर था, एक अलायंस पावर था। वहाँ पे सेंटर और अलायंस थे, यहाँ पे एक्सेस और अलायंस है। अब एक्सेस में क्या था, अब अलायंस में तो वही था, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, सोवियत यूनियन एंड यूएस, लेकिन एक्सेस में कौन था, अब नाजी जर्मनी, जापान, इटली। इसी तरह से मैनी मोर सिविलियंस, तो ज़्यादातर जो सिटीजन्स थे वो मरे इस वॉर के अंदर, किसके कंपैरिजन में, सोल्जर्स से। इसी के चलते हुए सेवरल सिटीज़, कुछ सिटीज़ क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, किसकी वजह से, बम्बार्डमेंट की वजह से, कि गोला बारूद ऊपर से छोड़े गए, जिसकी वजह से वो सिटीज़ क्या हो गई, पूरी तरह से तहस नहस हो गई। सोवियत यूनियन अब धीरे धीरे ह्यूज सेक्रीफाइस किए सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन एक्चुअल में आज का रशिया प्लस कंट्रीज मर्ज करके एक क्या बना दिया जाता था, एक ग्रुप था जिसको हम सोवियत यूनियन कहा जाता है। उनके लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करे, किसको हराने में, नाजी जर्मनी को हराने में। इसी वजह से द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वॉज ट्रैप्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन। धीरे धीरे जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था वो भी क्या होता गया, इस डिप्रेशन का शिकार होता गया। लेकिन यहाँ पे कैपिटलिस्ट का मतलब कौन है, यूएस से। यूएस तो शिकार होता गया, लेकिन जो सोवियत यूनियन था उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया इटसेल्फ इनटू वर्ल्ड पावर। उसने अपने आप को क्या बना लिया, इसी टाइम पर एक वर्ल्ड पावर बना लिया। भाई ये वर्ल्ड पावर इसने कैसे बना लिया, जिस टाइम पर अमेरिका अपनी ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन में था उसी टाइम पर इसने अपने आप में कुछ चेंजेस करे। अब आगे देखते हैं, पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। तो देखते हैं अब यहाँ पे इसके बाद क्या सेटलमेंट होता है। वॉर हो गई, वॉर के बाद क्या सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट के बाद एक इंस्टीट्यूशन आएगा, वो क्या था, ब्रिटेन वुड। वो देखते हैं क्या था। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियंस ये ड्रॉ बताते हैं टू की लेसन्स, ये दो लेसन्स बताते हैं, किससे, इंटरवॉर एक्सपीरियंस से, कि जो भी इंटरवॉर एक्सपीरियंस हुआ उससे इनको क्या एक्सपीरियंस मिला, उसमें ये दो लेसन बताते हैं। फर्स्ट, सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कंजम्पशन। तो पहला ये बताते हैं कि अगर आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो आपको अगर मास प्रोडक्शन करना है तो मास प्रोडक्शन से पहले आपको मास कंजम्पशन देखना पड़ेगा। मान लो लोग कंज्यूम करने वाले हैं नहीं, लेकिन आप प्रोड्यूस कर करके क्या कर रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन वही है कि बना तो दिया है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। इसी के चलते हुए इन्होंने कहा सबसे पहले आपको कंजम्पशन देखने को पड़ेगी अगर आपको सोसाइटी में प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो। लेकिन अभी कंजम्पशन ज़्यादा कब होगी, कंजम्पशन ज़्यादा तब होगी जब इनकम ज़्यादा होगी। इनकम कुड नॉट बी स्टेबल इफ़ एम्प्लॉयमेंट वॉज अनस्टेबल।
तो उन्होंने कहा कि कंजम्पशन ज़्यादा कब होगी, इनकम जब ज़्यादा होगी। इनकम कब ज़्यादा होगी, जब एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल हुआ तो इनकम स्टेबल नहीं होगी। इनकम स्टेबल नहीं होगी तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी के चलते हुए मार्केट अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ मार्केट के अंदर कितनी जॉब है, तो ये सिर्फ जॉब ये श्योरिटी नहीं देती कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट के बिहाफ पर ही हम क्या कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो जिसी के चलते हुए अब यहाँ पे पहली सीख तो ये थी टीचिंग। अब दूसरी टीचिंग क्या थी, दूसरी टीचिंग के अंदर बात करते हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि बेसिकली अब यहाँ पे क्या था, मेन मोटिव ये था कि अब कैसे करके यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। और ये क्या सा होगा, ये अचीव हो पाएगा इफ़ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। ये हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर गवर्नमेंट हमारा हेल्प करे, किसके अंदर, कि गवर्नमेंट क्या कर ले, कंट्रोल कर ले फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर का। नेक्स्ट आता है द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश की जाती है इंटरनेशनली, जिसको हम कहते हैं क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अलावा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ये क्या थे, रेफर करे जाते हैं एज अ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, और समटाइम ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो ओरिजिन हुआ वो आईएमएफ और डब्ल्यूबी मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का, ये ब्रेटन वुड सिस्टम के बाद ही हुआ। और इसी वजह से इन दोनों का एक साथ हुआ था इनका ओरिजिन, तो इसी वजह से इसको ओरिजिन बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट, इसी वजह से इसको ट्विंस भी कहा जाता है। इसके अलावा द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक स्टार्ट फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किस वे में, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। कौन कौन, आईएमएफ और डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक। कौन से ईयर में, 1947 से। डिसीजन मेकिंग पावर अगर देखा जाए तो यूएस हैज़ एन इफेक्टिवली राइट। तो बेसिकली यूएस के पास क्या था, एक राइट था, उसको क्या कहते थे, वीटो पावर कहते थे। क्या कहते थे, वीटो पावर। अब वीटो क्या है, ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। तो बेसिकली एक राइट है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कि अगर अमेरिका, जिसकी उसके पास क्या है, यूएस के पास वीटो पावर है, अगर वो किसी डिसीजन पर डिनाई कर दे तो बेशक बाकी सारे लोग एग्री कर रहे हो, लेकिन अगर इसने डिनाई कर दिया तो वो डिसीजन लिया नहीं जाएगा। इसी के चलते द ब्रेटन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था, एक फिक्स एक्सचेंज रेट पर बेस्ड था। जैसे कि आप जानते हो आज तो डॉलर और रुपये की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन एक टाइम पर क्या था, डॉलर और रुपये की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी। इसी के चलते फिर नेक्स्ट आता है हमारा डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। डीकोलोनाइजेशन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि अब जो कॉलोनीज़ हैं उनकी बातें नहीं होगी। तो डीकोलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस। इसी वजह से द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, जो आगे के जो नेक्स्ट 2 डेकेड्स थे, एशियन एंड अफ्रीकन कॉलोनीज धीरे धीरे क्या हो रही थी, फ्री इंडिपेंडेंट नेशन बन रहे थे। इसी के चलते जो इकोनॉमिक्स थी या सोसाइटीज़ थी, ये हैंडीकैप बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। तो जो इकोनॉमी और जो सोसाइटी थी ये क्या बन चुकी थी, एक अपाहिज बन चुकी थी। किसकी वजह से, कॉलोनियल रूल की वजह से, क्योंकि अब इन कंट्रीज़ को अभी तक अपनी गवर्नमेंट को रन करना नहीं आया था। इसी के चलते आईएमएफ एंड द डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक ये क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। अब आईएमएफ एंड डब्ल्यूबी ये क्या करते हैं, डिज़ाइन कर दिया इन्होंने कि भाई हम फाइनेंशियली हेल्प पूरी करेंगे, किसकी, अलग अलग इंडस्ट्रियल्स की। इसी वजह से यूरोपियन एंड जापान रैपिडली रीबिल्ड देयर इकोनॉमी, और इसी वजह से जापान और यूरोपियन जो थे अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर पाए। नेक्स्ट आता है दे ग्रो लेस डिपेंडेंट ऑन आईएमएफ एंड डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक, यूरोप एंड जापान। वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए। रीज़न क्या था उसका, क्योंकि उन्होंने अपनी क्या कर ली थी, अपनी डिपेंडेंसी को कम कर दिया था आईएमएफ और डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक के साथ। लेट 1950s के अंदर ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशन था धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, किसकी वजह से, डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ। किसकी तरफ, डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है अब यहाँ पर मेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन आयरोनिकली मतलब बहुत समस्याजनक के अगर देखा जाए तो पता चलता है कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़
फेस कर रही थी एक प्रेशर को, वो क्या था, पॉपुलेशन आउट ऑफ पोवर्टी। तो बेसिकली उनकी जनसंख्या जो पॉपुलेशन थी उसमें मैक्सिमम लोग क्या थे, पोवर्टी लाइन के नीचे थे, बिलो पोवर्टी लाइन। इसी के चलते हुए दे केम अंडर द गाइडेंस, वो गाइडेंस के अंडर में तो आते हैं, लेकिन पता चलता है क्या कि जो एजेंसी जिससे वो गाइडेंस लेते हैं तो डोमिनेट बाय द फॉर्मर कॉलोनियल पावर। तो हो सकता है कि उस कंट्री ने ऑलरेडी उस कंट्री पर क्या कर रखा हो, अपना कंट्रोल कर रखा हो। जैसे इंडिया आज इंग्लैंड के पास चला जाए, क्या लेने, एडवाइस लेने। अगर इंडिया एडवाइस लेने इंग्लैंड के पास गया तो मतलब जो इंग्लैंड जो एक एजेंसी होगी जो हमें एडवाइस करेगी वो ऑलरेडी इंडिया के ऊपर पहले रूल कर चुकी है। इसी के चलते हुए यही यहाँ पे बताया गया कि गाइडेंस जिनसे ली जा रही थी वो ऑलरेडी डोमिनेट कर चुके थे उस कंट्री के ऊपर। इसी के चलते डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ द वेस्टर्न इकोनॉमी इन 1950s टू 1960s। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनकी जो इकोनॉमी इतनी तेज़ी से जो ग्रो कर रही थी उससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, ध्यान रखना डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी उनको किसी भी तरह से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप। उन्होंने क्या करा कि जब हमें डेवलप्ड कंट्रीज से फ़ायदा ही नहीं मिल रहा तो क्यों ना डेवलपिंग कंट्रीज़ मिलकर ग्रुप बना लें। इस ग्रुप का अंदर देखा गया कि इसको कहा गया ग्रुप ऑफ 77। तो बेसिकली इसके अंदर 77 कंट्रीज़ थी और ग्रुप ऑफ 77 के अंदर इसको शॉर्ट में कहा जाता है G77। तो आपसे पूछा जाता है G77 क्या है, तो आप बताओगे डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था किससे, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन से। तो उन कंट्रीज़ ने अपना एक सिस्टम बना लिया जो कि वेस्टर्न इकोनॉमी से पूरा अलग था 1950s से 1960s के टाइम पर। इसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया, इसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को कहा गया ग्रुप ऑफ 77 या फिर शॉर्ट में G77। इनकी डिमांड क्या थी, बेसिकली डिमांड है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको क्या कहा गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इसको शॉर्ट में कहा गया। इसी के चलते हुए इनका डिमांड क्या थी, दे वॉन्ट रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। ये चाहते थे कि हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर। इसके अलावा फेयर प्राइस फॉर रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल पर उन्हें फेयर प्राइस मिलना चाहिए। बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कि जो भी उनको क्या चीज़ आ रही है, जो भी वो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ तक उनकी पहुँच होनी चाहिए इन डेवलप्ड कंट्रीज़, कि वो अपना सामान डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनकी मार्केट में बेच पाएँ। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर इसमें बताया गया कि किस तरह से G77 का मतलब उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। फिर आता है एंड ऑफ ब्रेटन वुड एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि एंड ऑफ द ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था। जब हम बात करते हैं ब्रेटन वुड का एंड, तो ब्रेटन वुड का एंड का मेन मोटिव ये था कि जो अमेरिकन डॉलर था उसकी जो वैल्यू थी अब पहले की जितनी नहीं रही, क्योंकि आपको पता है कि IMF और WB पर अमेरिका का डोमिनेंस था। इसी के चलते हुए अब जो गोल्ड के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू क्या होने लगी, कम होने लगी। जब गोल्ड के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी तो अब वहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करी गई जिसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब चेंजेस आए। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या थी, जो डेट और डेवलप से रिलेटेड जो हेल्प ले रही थी, अब उन्होंने वेस्टर्न जो बैंक थे या फिर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे लोन नहीं लिया, मतलब किसी तरह का कोई भी क्रेडिट नहीं लिया। और वर्ल्ड में अब धीरे धीरे अब दूसरी जगहों पर टाइम के साथ साथ डेट क्राइसिस इंक्रीज़ होने लगे, अब जिसकी वजह से इनकम क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। आपको पता है जब इनकम कम होगी तो पॉवर्टी इंक्रीज़ होगी। अब पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम में अब धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी तो 1949 के अंदर चाइनीज़ रेवोल्यूशन होता है, बेसिकली चाइना के अंदर रेवोल्यूशन हुआ। और चाइना क्या था, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से थोड़ा सा अलग था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस कंट्री के अंदर अब लो इनकम पर ही, बेसिकली लो वेजेस पर ही काम करना शुरू कर दिया करते थे। अब जब वहाँ पे लेबर चीप है, और आप ऑलरेडी ये पढ़ भी चुके हो कि कुछ हमारी फैक्ट्री या फिर हमारे जो इन्वेस्टमेंट या फिर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ का कुछ क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें एक होता है लेबर, और लेबर जहाँ सस्ती मिलेगी इंडस्ट्रीज वहीं पर ही इन्वेस्ट करेगी। तो ये था हमारा एंड ऑफ ब्रेटन वुड एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये थी आपके कंप्लीट चैप्टर की समरी। होप सो इसको एग्जाम पर्पज से पहले इसको एक बार पूरी कंप्लीटली दोनों पार्ट आप इसको देखें, सुने, और उसके बाद आप अपनी बुक में से इस चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिए और डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।